Good morning, class 10th students. In the last class, we talked about the comparison between the three sectors. Okay, so बेसिकली देखिए क्या है इस चैप्टर में आपको पहले से ही थोड़ा सा बता दूं। कई बार आपको लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट वो तब होता है जब आप पिछली किसी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। ये बहुत स्लाइट लो टॉपिक हैं और बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, और इसको पढ़ने के बाद आपकी खुद की अवेयरनेस नॉलेज भी बढ़ेगी अपनी प्रेजेंट टाइम में। किसी भी सिनेरियो को अगर आप ऐड करें उस चीज़ को, आपको इंडियन सेक्टर्स, थ्री सेक्टर्स के बारे में नॉलेज मिलेगी और अपने यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही उनके बारे में अवेयरनेस भी मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगी। तो उसमें सेकंड जीडीपी के बाद और फाइनल गुड्स के बाद एक दूसरा उसमें एक हेडिंग आया था, हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स। ऐसे क्या चेंज हुए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर आप उन चीज़ों को देखें तो आप देखेंगे कि चीज़ चेंज। अब हिस्टोरिकल चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, पहले तो आप यही समझ लें। हिस्टोरिकल चेंज मतलब ऐसा क्या चेंज। तो सिंपल सी बात ये है कि एग्रीकल्चर की जैसे बात करें तो पहले जो ओल्ड मतलब यूटेंसिल्स यूज़ होते थे उन सब चीज़ों को अगर आप हटा दें तो आज मॉडर्न टाइम में जो फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन चेंज हुए हैं। तो वो ओल्ड टू मॉडर्न जो चीज़ चेंज हुई है उसमें चेंजेस, हिस्टोरिकल चेंजेस की बात हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात हो तो पहले हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ें बना करती थी, मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी उन चीज़ों की। तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी मशीन्स और टेक्नोलॉजी के आने से हमारे यहाँ लार्ज अमाउंट पे जो है प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। और लास्ट आप सर्विस सेक्टर की जब बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे पहले हमारे यहाँ जॉब्स जो थी वो बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और ये फ्री ट्रेड कर दिया बहुत सारी चीज़ें, तो विदेशी कंपनियां, विदेशी चीज़ें हमारे यहाँ सेटअप होने लगी और हमारे यहाँ जॉब के जो क्रिएशंस थे वो ज़्यादा होने लगे। वो सब चेंजेस की बात हो रही है हिस्टोरिकल चेंजेस में। ठीक है, तो उसका ओवरव्यू आप देखें ज़रा एक बार। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. कि आप दुनिया में किसी भी डेवलप कंट्री की बात करें, इनिशियल चेंजेस की बात करें, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले हर किसी ने अपने प्राइमरी सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा मजबूत किया है। इंडिया की हालत ये है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे एक दो बिल लाए गए हैं जो कि फार्मिंग के लिए, फार्मर्स के लिए कितने अच्छे हैं लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से समझा नहीं पा रही है उनको अच्छे से। गवर्नमेंट का ही तो काम है कि वो लोगों को समझाए, अच्छे से बात करे, उसकी दोनों ही साइड्स की बात करके सामने बैठाए, वरना किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, कोई तो दिक्कत होगी। हमारे यहाँ इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। एज द मैथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैथड ऑफ फार्मिंग अगर चेंज करें, एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है हमेशा प्रॉस्पेरस होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे अच्छे चेंजेस आने लगते हैं। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, पहले से जब ज़्यादा अच्छी चीज़ें उगने लगेंगी, क्रॉप प्रोडक्शन होने लगेगा, तो आप चाहे होटल्स, रेस्टोरेंट, फूड चेन, किसी चीज़ की बात करें, दुनिया में खाने पीने की चीज़ की बात करें, आप उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक अच्छा फूड चेन बना सकते हैं। वो चेंजेस कब होंगे, जब आप प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करेंगे। मैनी पीपल कुड नाउ टेकन अप फॉर अदर एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोग अदर एक्टिविटीज़ में शामिल होते जा रहे हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, इनमें से बहुत सारे लोगों की संख्या ऐसी है जो क्राफ्ट पर्सनस हैं, ट्रेडर्स हैं। भाई जितना जितना व्यापार बढ़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, व्यापार भी तो बढ़ने लगेगा ना। खरीदने की बात हो चाहे सेलिंग एक्टिविटीज़ की बात हो, वो कई गुना बढ़ने लगती हैं। बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ईटीसी। इन सब चीज़ों के बारे में अगर अलग से बात करें तो ट्रांसपोर्टर भी होंगे जो एक से जगह दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाएंगे, यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, अधिकारी से लेकर कोई भी हों, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो जॉब क्रिएशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आर्मी भी उस चीज़ से अलग नहीं है, क्योंकि खाना तो हर जगह ही पहुंचता है भाई, हर कोई उसमें शामिल है। However, at this stage, most of goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. इसीलिए बात की जाती है कि जब हम बात करें इस पूरे गुड्स प्रोड्यूस्ड की, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम उगा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, तो मोस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड भी हैं सेक्टर में, ऐसा हमें लगता है और ऐसा हम जानते हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखें इसको। यस, बहुत टाइम तक देखा गया है, 100 ईयर्स के टाइम को दिया है, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, नए नए मेथड आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, कंप्यूटराइज्ड मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक और ह्यूमन मेड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों, टूल्स की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, फैक्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया गया है, बढ़ती जा रही हैं।
तो पीपल जो है वो क्या है, अर्लियर वर्क फ्रॉम फार्म्स नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। अब चाहे फार्म्स की बात हो चाहे फैक्ट्रीज की बात हो, लार्ज नंबर्स पे तो बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये चेंजेस हैं। कैसे चेंजेस हैं, हिस्टोरिक चेंज। हिस्टोरिक चेंज मतलब जो पहले नहीं था बट अब हो रहा है, लार्ज अमाउंट पे हो रहा है ये सारी चीज़ें। दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स। वो शायद हमने नहीं पढ़ा है, मतलब ये नहीं हमने नहीं पढ़ा है, वो आपके सिलेबस से हटाए हैं और वो उस टाइम आपको किए भी नहीं गए। उसमें सिर्फ यही था हिस्ट्री में कैसे लोगों को फोर्स किया गया। आप 8th क्लास की हिस्ट्री तो आपको याद होगी, अंग्रेज यहाँ आते थे कैसे फार्मर्स को फोर्स करते थे नील की खेती करने के लिए, ओपियम की खेती करने के लिए, ठीक वैसे ही पीपल बिगेन टू यूज और मैनी गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। अब लोगों ने शुरू कर दिया बहुत सारे गुड्स को तैयार करना फैक्ट्री पे चीप रेट्स पे। क्यों, मशीन आने से लागत घट गई ना बेटा, जो आपका फिजिकल वर्क है वो भी घट गया, टाइम है वो भी घट गया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सस्ते ही बिचेगी। तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल प्रोडक्शन में अपना रोल निभाने लगा, और एम्प्लॉयमेंट में भी सेकेंडरी वाला, कौन सा वाला, फैक्ट्री वाला, प्रोडक्शन वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेकेंडरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा। तो हिस्टोरिक चेंज यहाँ पे क्या हुआ बेटा सेकेंडरी सेक्टर में, कि सेकेंडरी सेक्टर में ये हुआ कि जब फैक्ट्री सेटअप लार्ज अमाउंट पे होने लगी, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, तो चीप रेट्स पे सामान भी बिकने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो जो सेकेंडरी सेक्टर की बात है वो धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा। अब ब्रेड शहरों तक पहुंचती है, जब किसान गेहूं नहीं देगा और फैक्ट्रियों में सेकेंडरी सेक्टर में उसको ब्रेड बनाने लोग नहीं होंगे, तो लास्ट टाइम लोगों पर खाने तक कैसे पहुंचेगा कोई चीज़। तो आप सोच लीजिए सेकेंडरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्रोडक्शन करने लगा, और नौकरियां तो दे ही रहा था। ये हिस्टोरिक चेंज है, पहले नहीं था अब होने लगा। हैंस ओवर टाइम बात करें, ये शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, ओवर टाइम के लिए शिफ्ट भी आने लगी। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ओवर टाइम भी हो या ओवर शिफ्ट भी की जाती है चीज़ों के लिए, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैज चेंज्ड। ये हिस्टोरिक बदलाव है क्या, कि उसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि सेक्टर्स को चेंज करने के लिए शिफ्टों में भी बदलाव होने लगा। इस चीज़ का आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिक चेंज में किसी भी सेक्टर के लिए। ठीक है, आगे अब बात करें, ज़रा देखें, अगर पिछले 100 साल की अगर आप बात करेंगे, पिछले 100 साल की, तो जो शिफ्ट है सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर की डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हुई है। क्यों, अब सेकेंडरी से वो पहुंच गए हैं टेरिटरी में, क्योंकि वहाँ सर्विस सेक्टर हाई है। आप चाहे किसी भी जॉब प्रोफाइल की बात करें, आईटी कंपनीज़ की बात करें, चाहे गूगल हो, IBM हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग अलग है लेकिन वो सर्विस जो दे रहे हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, तो आप सोचिए ना वो कितना पैसा कमा रहे हैं। उसके ऑफिसेज हैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, और वो एक कंट्री से रन होता है, वो कितना पैसा कमा रहे हैं। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अगर सर्विस सेक्टर की बात करेंगे ना आप, ये वही सेक्टर है सबसे ज़्यादा जॉब देता है, ये वही सेक्टर है जहाँ मंथली पेड वर्कर वर्क करते हैं, ये वही सेक्टर है जहाँ आप चीज़ों को खरीदने के बाद जो उसकी ऊपर की जो भी टर्म्स और चीज़ें होती हैं वो सर्विस सेक्टर में आए। आप बैंकिंग में जाएं, बैंकिंग आपको सर्विस दे रहा है। आप कोई मोबाइल खरीदें, टीवी खरीदें, कुछ भी खरीदें तो कस्टमर सर्विस दे रहा है। आप होटल रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको वहाँ सर्विस मिल रही है। आप घूमने जाएं आपको सर्विस मिल रही है। रेलवे में जाएं सर्विस मिल रही है। एयरलाइंस में आप ट्रैवल करेंगे सर्विस मिल रही है, और आप उसका पैसा चुकाते हैं। तो प्रोडक्शन की बात करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं बेटा। जैसे इंडिया में कहते हैं ना जॉब ले लो जॉब ले लो, तो जॉब ले लो का मतलब सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। टीचर हों, चाहे बैंक में हों, फैक्ट्री में हों, कहीं भी हों, जो लेबर क्लास है, फैक्ट्री इंजीनियर्स, वो सारा जॉब एक अलग प्रोफाइल हो गया ना। और मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें अलग हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहाँ भी जॉब प्रोफाइल है, और जो प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर में वो अलग है। दिस इज़ अ जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्री। ये जो पैटर्न अभी आपने पढ़ा, जितनी देर से मैं पढ़ा रहा था यहाँ से, वो यहाँ से जो अब तक सेक्टर आपने पढ़ा, ये ऑब्जर्व्ड पैटर्न है जो देखा गया है मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री में। हम डेवलपिंग हैं इसलिए हमारे यहाँ ये अभी नहीं है, सच कहें तो, क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंडरी जो सेक्टर है वो उतना डेवलप नहीं हुआ। अगर सेकेंडरी डेवलप होता तो हम चाइना को पीछे छोड़ देते। मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना आज की दुनिया में। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन दिस 3 सेक्टर्स इंडिया। क्वेश्चन है कितना टोटल प्रोडक्शन है, कितना एम्प्लॉयमेंट है इन 3 सेक्टर्स में। वो अब यहाँ पे पूरा पैराग्राफ समझाएंगे आपको, पूरा पैराग्राफ है। हालांकि मैं समझाऊंगा वो तो अलग है, लेकिन आप रीड भी कर लेंगे ना शॉर्ट में। होता क्या है, ठीक वैसे ही है जैसे मैप होता है। आप मैप को एक बार थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और एक बार आप फिल कर लेते हैं। ऐसे इसमें ग्राफ आएंगे, उनको आपको कंपैरिजन करना है
ईयर्स के साथ और नंबर्स और परसेंटेज के साथ, और आप देखेंगे किसमें कितना चेंजेस है। उस पर बेस्ड आप एक बार रीड कर लेंगे और मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। अगर आसपास के साल की बात करें तो क्या सिमिलर वही चेंजेस हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं? इंडिया की बात हो रही है, तो हमें नेक्स्ट सेशन समझना होगा। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको रीड करें, क्योंकि जब से सिलेबस कम हुआ है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा लेवल अच्छा ही होगा। इस चीज़ पे आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ मैं समझाते चल रहा हूँ और आपको बताते चल रहा हूँ। अब हम इंडिया की बात करेंगे बेटा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टरी में क्या इसका रोल है। ये ग्राफ 1 है बेटा, जीडीपी है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक, आप समझें ज़रा इस चीज़ को। तो पहले तो ये डेटा ना यहाँ दिया हुआ है, 2 ईयर्स को शो किया है, एक 1973 का और बेटा एक है 2013-14 का, यानी एक पिछले कुछ पुराने साल का लिया है, 30-40 साल पुराना, और एक उसके बाद का लिया है। तो कंपेयर किया है डेटा को, और वो ऑथेंटिक भी है, और आप उसको प्रोडक्शन को ईयर वर ईयर देख सकते हैं कि 40 ईयर्स के टाइम में कितना बदलाव आया। ज़रा देखें तो आप, इसी पे बेस्ड आपकी थ्योरी है, इसको देखें आप। यस, देखिए बेटा, प्राइमरी जो है वो नीला है, सेकेंडरी रेड है, और जो ग्रीन है वो टेरिटरी है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ज़रा ध्यान देंगे, ये रुपीज़ इन करोड़ में उसका रेवेन्यू है। तो 73 में जब प्राइमरी सेक्टर की बात हो तो वो क्या कहते हैं, ये कितना है, 5 लाख करोड़ भी नहीं था, समझें आप। और जो सेकेंडरी था वो भी बहुत कम था, और सर्विस सेक्टर भी बहुत कम था। लेकिन अगर आप बात करोगे 2013-14 की, देखो नीचे लिखा है ना यहाँ पे 2013-14, तो आप देखें सर्विस सेक्टर तो बहुत इंक्रीज़ हो गया ग्रीन में। अगर इसका डेटा आप देखें तो ये लगभग 20 लाख से कुछ ऊपर, और ये पहुंच गया है 50 लाख के लगभग। इतने बीच का करोड़ रुपए का इसका बड़ा टेरिटरी सेक्टर का योगदान है इंडिया में। आप सोच के देखें, जो सेकेंडरी सेक्टर 73 में हमारे यहाँ इतना कम था, अगर आप उसको नापने की कोशिश करें तो ये है बेटा 50 लाख। आई थिंक मैं गलत काउंट कर गया, sorry students, I was by mistake I explain you wrong data. This is not 55 lakhs, oh sorry, yes 55 lakhs, सॉरी आई वॉज कन्फ्यूज। 50 लैक्स है बेटा, वो 10 लैक्स में उसकी बात हो रही है, ये यहाँ पे यूनिट लैक्स में है। ठीक है, तो जब सेकेंडरी सेक्टर था बेटा हमारे यहाँ तो 5 लैक्स के कुछ ऊपर जा रहा है, और उसकी डिमांड बढ़ गई है 20 लैक्स से ऊपर तक, ये भी बढ़ा है। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है, जो चीज़ ये इतने बड़े अमाउंट पे बढ़ी है, जो चीज़ ये इतने बड़े अमाउंट पे बढ़ी है, ये इतना बड़े अमाउंट पे क्यों नहीं बढ़ा है? 40 साल में ये कुछ यहाँ तक ही था, आई थिंक होगा लगभग 2.5 लाख तक तो होगा ही। तो ये सिर्फ और सिर्फ 7 लाख पे ही क्यों पहुँच पाया, जितना सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ इतना बढ़ गया 2013-14 में। अब उस डेटा से आप क्या समझेंगे? देखिए, अभी ग्राफ को देख के आपको आंसर करना है, ये आपका होमवर्क भी है बेटा, ये आपको करना है। Which was the largest producing sector in 1973? Which was the largest producing sector in 13-14? Can you say which sector has grown the most over 40 years? कौन सा सबसे ज़्यादा रहा है? और जीडीपी क्या थी इंडिया की 2013-14 में? और आपको पता है जीडीपी क्या होती है? आप सारे सेक्टर्स का जो सम ऑफ ऐड करते हैं, ये तीनों चीज़ें ऐड करनी है आपको। यहाँ नंबर्स डेटा दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे हर हालत में, ये चीज़ आपको करनी है। डू इट, आपको नोटबुक में करनी है, आपको ग्राफ देख के सारे आंसर्स देने। ओके, तो ये वही बात हो गई राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, क्योंकि आप देखते हैं जो ग्रीन वाला है टेरिटरी सेक्टर है वो यहाँ 13-14 में सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे यहाँ प्रोडक्शन में, उस चीज़ पे बात की गई है। देखिए ज़रा, यस, over the 40 years between the 1973 and 2013 while production in all three sectors has increased, बढ़ा तो सब में, जैसा आपने अभी ग्राफ में देखा, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टेरिटरी सेक्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है? टेरिटरी सेक्टर में। एज रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 द टेरिटरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडियन, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। 13-14 की जब बात करेंगे आप लोग तो आप देखेंगे कि उसने रिप्लेस कर दिया है प्राइमरी सेक्टर को। सर्विस सेक्टर जो टेरिटरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग बन के उभरा है इंडिया में। उसके रीजंस भी हैं, आगे आप पढ़ेंगे उसको भी।
वाई इज द टेरिटरी सेक्टर इज बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आता है। इसके कई रीजंस हैं, तो ये क्वेश्चन है तो उसके आंसर में जो आपको रीजंस लिखने हैं वो यहाँ से स्टार्ट करने हैं, ये अभी आपका होमवर्क में ही है। आप ध्यान रखें जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लिख के सबमिट भी करनी होती है शाम को 7 बजे तक। In any country, several services such as hospitals, education institute, post, telegraph service, police station, court, village administration, office, municipal corporation, defense, transport, बैंक, इंश्योरेंस, देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट की बात हो गई ना, तो इन सब में वर्क तो बेटा लोग ही करेंगे ना, जब इतना सिस्टम बढ़ेगा तो सिस्टम की जब बात होगी तो उसमें जॉब तो लोग ही करेंगे, तो जब जॉब होगी तो वो सेक्टर ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो उन्हीं चीज़ों की बात है कि कंट्री में इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इन सब चीज़ों में रिक्वायर्ड होता है। दीज कैन बी कंसिडर बेसिक सर्विस। अब इन सबको बेसिक सर्विस का है भाई, ये तो होंगी ही होंगी, बाकी तो और एडवांसमेंट जो सिस्टम है वो तो आ ही रहा है धीरे धीरे। इन डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विस। अब डेवलपिंग कंट्री की बात होगी ना, जैसे इंडिया है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सारी चीज़ों के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाती है कि वो प्रोविज़न दे और गवर्नमेंट जो है लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाए। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। सेकेंड की बात हो, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अब होता क्या है बेटा, जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा और इंडस्ट्री डेवलप होगी तो सर्विस सेक्टर जो होता है ना वो अपने आप बढ़ेगा। रीज़न समझिए आप, मान लीजिए आपके घर में ट्रैक्टर है, आप प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं, ट्रैक्टर आप जहाँ से लाए हैं, चीज़ें आप जहाँ से आपने यूज़ की हैं, तो ट्रैक्टर भी जहाँ से आ रहा है तो वो सर्विस सेक्टर का ही तो एक हिस्सा है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है। और ट्रैक्टर को यूज़ करने के बाद फिर उसको मैकेनिक होगा और मैकेनिक के बाद उसकी सर्विस वाले लोग भी होंगे, तो क्या वो सारी चीज़ें बढ़ने की आपके लिए? और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले वो लोग हैं, अगर आप ट्रैक्टर ले आएंगे तो आप ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन और उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए पहुंचा सकते हैं, तो जो सेकेंडरी सेक्टर है जहाँ फूडिंग इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होगी। तो ये रीज़न है कि सर्विस सेक्टर जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। उसमें ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, स्टोरेज है, ये सब चीज़ें भी हैं, गोडाउंस बनते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, तो वो क्रिएशन हो रहा है जॉब का। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। जैसे जैसे इनका ग्रेटर डेवलपमेंट होगा प्राइमरी का और सेकेंडरी का, तो जो डिमांडेड होगी ऐसे सर्विसेज की, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज और ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आप हमेशा ध्यान रखें, इसलिए हर चीज़ का सर्विस सेंटर खुल जाता है हर एक जगह पे। थर्ड क्या है, एक इनकम लेवल राइज होता है, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल का स्टार्ट करते हैं डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ETC। और आप इन सब चीज़ों को लार्ज सिटी में, बिग सिटीज़ में देख सकते हैं। तो रीज़न ये है कि सर्विस तो बढ़ेगी जब शॉपिंग मॉल होंगे, टूरिज्म होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, होटल होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ जॉब प्रोफाइल वाले लोग होंगे, टीचर हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, कुछ भी। तो इसलिए सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। 3 रीज़न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके रीज़न बहुत शॉर्ट हैं, आपको उनमें लिखना है। फिर फोर्थ पे बात आती है, फिर ये सेक्टर्स में बेटा परसेंटेज के अकॉर्डिंग ना इसका शेयर दे रखा है, ठीक है, अभी हम वो पढ़ेंगे, अभी पहले आप इधर देख लें। देखिए फोर्थ में क्या आएगा, ओवर द पास्ट 40 ईयर्स की अगर आप बात करें, यस, certain new services such as those based on information communication technology have been important and essential। जब फोर्थ की बात आएगी तो आप ध्यान देंगे कि जो इस तरह की सर्विसेज हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती रही हैं, एसेंशियल हैं, आप भी जानते हैं आज के टाइम पे। तो प्रोडक्शन सर्विसेज का वो रैपिडली इंक्रीज होता रहा है। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन आपके हो गए 4 पॉइंट्स में। 4 पॉइंट्स में ऊपर जो क्वेश्चन था उसके ये आंसर के पॉइंट्स हैं, आपको लिखना भी है। अब मैं जैसे यहाँ ग्राफ को समझाने की बात करूँ, आपको ये ग्राफ ही समझना है, उसके बाद आपका क्लास एंड हो जाएगा कि शेयर कितना कितना है। तो शेयर की बात यह है कि 1973 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेटा उसका शेयर था 40%, मैन्युफैक्चरिंग का था लगभग सिर्फ 10% और सर्विस सेक्टर का था 50%। अब आप समझना इस बात को। 2013 तक आते आते अगर हम प्राइमरी की बात करें तो वो घट गया, वो 12% रह गया बेटा। GDP में शेयर इंडिया की कम जो पूरी इनकम है उसमें। मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ गया, कितना बढ़ गया बेटा, ये लगभग 12 से 32 हो गया मैन्युफैक्चरिंग। पहले कितना था, पहले 10 था। और एग्रीकल्चर कितना था, 45 से 12 एग्रीकल्चर हो गया, 10 से 32 आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया
और जो 73 में आपका ये सर्विस सेक्टर कितना था बेटा, लगभग 52 से 100, ये 48% था सर्विस सेक्टर 73 में। अब कितना हो गया बेटा, ये हो गया है 32 से 100, ये कितना हो गया, आई थिंक लगभग लगभग 68% हो गया। अब आप जरा डेटा कंपैरिजन कर तो लें, 48 से 68, 10 से 32 और 45 से 12%। आप परसेंटेज में अपने आप इस चीज़ का डेटा दे सकते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कितना नंबर ऑफ चेंज हुआ। इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन और इस बारग्राफ का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, वो हम कल करेंगे अच्छे से। तो आप काइंडली इस चीज़ पे ध्यान दें कि मैं एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चंस को आपको समझा भी रहा हूँ, क्या क्या लिखना है वो भी बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा सिंसियर रहें, आधे घंटे की क्लास मुश्किल से ही होती है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर दीजिए। देखिए आप व्हाट्सअप कॉल करते हैं ना, इससे अच्छा है कि आप वॉइस मैसेज भेज दिया करो मुझे। आप क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा एक अलग सिचुएशन से गुजर रहा हूँ बेटा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं सारे लोगों की कॉल इस टाइम उठा सकूँ। पहले उठा लेता था, अब भी नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में अभी बेबी आ गया है, तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है बहुत बार। आप भी समझते हैं सारी चीज़ें, आप मेरी बात समझेंगे मुझे उम्मीद है। आप वॉइस मैसेज छोड़ दें मुझे, आई हैव नो प्रॉब्लम, आपको आपका जवाब मिल जाया करेगा। और आप मैसेज तो छोड़ ही सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।